Hello everyone. In the previous lecture we already discussed about the non-cyclic photophosphorylation and today's lecture will discuss about the cyclic photophosphorylation. तो cyclic photophosphorylation की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था ये कहाँ पर कंप्लीट होता है, स्ट्रोमा लेमेली। तो स्ट्रोमा लेमेली में कंप्लीट होता है और इसमें बच्चा क्या होता है, केवल पीएस फर्स्ट ही पार्टिसिपेट करता है, पीएस सेकंड पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरी बात, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, केवल 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है, सॉरी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो एब्सेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर बच्चों एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है, इसलिए एनएडीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, केवल 2 एटीपी का ही प्रोडक्शन होता है। और साइक्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, पीएस फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस उसी को आगे मिलता है, इस वजह से यहाँ पर ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ P700 पीएस फर्स्ट पार्टिसिपेट कर रहा है ओनली, तो यहाँ पे जैसे सनलाइट पड़ेगी उसके साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में आगे देखिए होता है फेरिडॉक्सिन, एक होता है साइटोक्रोम B6F। ये नेम क्या है आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं बच्चों, बट याद रखना यहाँ से पहुंचेगा फेरिडॉक्सिन पे जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। फेरिडॉक्सिन से वो मिलेगा इलेक्ट्रॉन किसको, साइटोक्रोम B6F। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो रिडक्शन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो वो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है, तो दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो रहे हैं तो रिडक्शन के लिए H+ थी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो वो H+ जब रिलीज होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए अपन एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। साइटोक्रोम B6F, उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, इसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है ये, और प्लास्टोसाइनिन से सीधे ये 700 P700। तो पहले फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6F और उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद में वापस से किसको मिल जाएगा बेटा, P700। तो इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस को मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तब यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा अरेंजमेंट होता है डेफिनेटली, और यहाँ पर 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों इस प्रोसेस के अंदर। अब देखिए जो एटीपी प्रोडक्शन होता है ना, इसका एक पूरी मैकेनिज्म है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सप्लेन करेंगे। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो पीटर मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन करी थी कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट एक बनता है ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाय द वे दिस इज द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन। ध्यान रखना, लाइट रिएक्शन के लिए यहाँ पर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों प्रोसेस अपन ने पढ़ लिए हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन अगर अपने को करना है डार्क रिएक्शन में, तो उसके लिए अपने को बेटा 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए होते हैं। इसका मतलब 6 साइक्लिक और 6 नॉन साइक्लिक प्रोसेस जब मैं कंप्लीट करूंगा तब जाके मेरे पास ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी। तो याद रखना, एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 6 साइक्लिक और 6 नॉन साइक्लिक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन। अगले लेक्चर में अपन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। गुड बाय एवरीवन।